हेलो हेलो, यस। हाँ जी भैया, सब लोग कनेक्ट हो गए? जल्दी बोलो। चलो जी, सब लोग कनेक्ट हो गए? आओ जल्दी, KWIC के क्विक। चलो, अच्छो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या चालू किया था? रेजिडेंशियल स्टेटस। यस, रेजिडेंशियल स्टेटस। अपने सारे दोस्तों को बोल दीजिए हम लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आ जाइए रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर चलते हैं। राइट, हाल फिलहाल में मैं आपके पास स्क्रीन नहीं है, मैं सिर्फ आपको अकेला दिख रहा हूँ, तो चेक कर लीजिए। सो रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने सबसे पहले देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल। सेक्शन कौन सा होगा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 6(1). यस, अच्छा 6(1) रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल है। अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक कंडीशन, दोनों में से एक। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। तीन लोग हैं जिनके लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज। ये तीन लोग हैं। पहला, शिप क्रू मेंबर, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या तुम्हें याद है? यस, अच्छा जी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वो हाँ, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड यहां पे 15 लाख रुपए तक ही कमा रहा है, ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ 182 डेज, 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, 182 डेज और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। याद आ रहा है? लेकिन मम्मी कहती है सिर्फ रेसिडेंट बनाने से काम नहीं चलेगा। मम्मी को बोलो, और इसे या तो ROR बनाए या तो RNOR बनाए। ROR बनने के लिए सिर्फ दो कंडीशन, क्या दो? नो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यस, पहला, he should be resident for any 2 out of 10 previous preceding year and stays in India for 730 days in 7 previous preceding year. Yes or no? राइट, ये हम लोगों ने देखा था। बाकी सब RNOR। अगर कोई पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया, और वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो क्या हम इंडिया में उसे डीम्ड रेसिडेंट मान सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट है तो क्या वो डायरेक्टली RNOR बन जाएगा? बहुत बढ़िया, ये था सेक्शन 6। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन, तो रेसिडेंट, नहीं तो करता सेटिस्फाई 6(6) होल HUF, नहीं तो होल HUF। सॉर्टेड है मालिक? यस। इसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया, पोयम आउटसाइड इंडिया, आहो। राइट, इसके बाद हम लोगों ने पता वो रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर इफ कंट्रोल मैनेजमेंट ओनली तो रेसिडेंट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम सेक्शन 5 पे गए थे। यहां से हमारा एक नया थियरी वाला कंसेप्ट फिर से शुरू हुआ था। तो सेक्शन 5 पे गए थे। मुझे ये देखो, ये धुंधला सा कुछ दिख रहा है, इंडिविजुअल और HUF दिख रहा है, ROR RNOR NR तुमको भी दिख रहा है ये? हाँ, फिर यहाँ इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दिख रही है, तुमको भी दिख रही है? हाँ, फॉरेन इनकम मतलब वो जो इंडियन नहीं है। इंडियन इनकम के 4 पैरामीटर, received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India। याद आ रहा है क्या? यस, deemed to be received in India के अंदर में सेक्शन 7 और 8 लिखा था, पर सेक्शन 7 में 3 बातें लिखी थी, सॉरी 4 बातें लिखी थी। कंट्रीब्यूशन टू RPF beyond 12% of salary, interest on RPF beyond 9.5% of salary, conversion of URPF to RPF, एंड चौथा पेंशन स्कीम। क्लियर है मालिक? यस। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वो अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो क्या वो हमेशा इंडिया में ही रिसीव्ड माना जाएगा?
फिर सेक्शन 9 पढ़ा था, सेक्शन 9 का पहला वाला पार्ट छोड़ के हमने बचाव पूरा कर लिया था। पहला, सैलरी अर्न इन इंडिया। अगर कोई नॉन रेसिडेंट सैलरी इंडिया में अर्न कर रहा है, क्या ये टैक्सेबल इन इंडिया है? यस। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया दे रही है, क्या ये सैलरी भी टैक्सेबल है? लेकिन अलाउंस परक्विजिट टैक्सेबल। तीसरी चीज हम लोगों ने देखी थी, तीसरी चीज देखी थी, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। चौथा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस। तीनों का कंबाइन कर दूं मैं? कौन कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट, रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया पेइंग टू नॉन रेसिडेंट। अगर ये इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या ये इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल है? आहा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो भी इंडिया में टैक्सेबिलिटी आएगी, कोई एसेट या प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो भी यही टैक्सेबिलिटी आएगी, कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट ऑफ मनी दे रहा है आउटसाइड इंडिया तो भी टैक्सेबिलिटी यही आएगी। क्या तुम्हें याद है? यहां तक का पूरा पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। फिर हम ढूंढने निकल गए थे, अगर आपको याद हो, बिजनेस कनेक्शन को छोड़ के हम ढूंढने निकल गए थे कि सेक्शन 5 कैसे पढ़ाता है। यस, सेक्शन 5 हम लोगों ने पढ़ा, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, टी, याद आ रहा है क्या? फॉरेन इनकम, आरओआर को टैक्सेबल, एनआर को नॉट टैक्सेबल, आरएनओआर को सिर्फ 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, जो ये बिजनेस से आए या प्रोफेशन से आए, विच इज सेटअप इन इंडिया। क्या तुम्हें याद है? ओहो यस, चलो बहुत बढ़िया बेटे, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टारगेट है, हम बिजनेस कनेक्शन नाम की चीज को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्वेश्चनर से, किया या नहीं किया? किया। क्वेश्चनर देखो साथ साथ में करने का फायदा ये होगा कि जितने टॉपिक हो रहे हैं वो तुम्हारे साथ साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। यस, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तुम्हारा जो बोझ है वो यहीं के यहीं खत्म कर देना, ठीक है? चलो जी, चलो अब मुझे एक बात बताइए, हमें दूसरों के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिजनेस कनेक्शन। अब बिजनेस कनेक्शन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जरा समझिए बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या होता है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। पहले समझते हैं बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या होता है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। बेटा बिजनेस कनेक्शन के अंदर में सिचुएशन क्या थी और इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, पहले वो समझते हैं। बिजनेस कनेक्शन नाम की चीज क्यों? देखिए, आप जब इंटरनेशनल टैक्स भी पढ़ेंगे मेरे साथ सीए फाइनल में, तब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है पीई। हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, क्या बेटा? पीई। लेकिन ये जो पीई वाला कंसेप्ट होता है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंटरनेशनल लॉज में एप्लीकेबल है। इंडिया में पीई वर्ड कभी अडॉप्ट ही नहीं किया गया। इंडिया में पीई वर्ड कभी अडॉप्ट ही नहीं किया गया। इंडिया में एक वर्ड यूज हुआ बीसी। इंडिया वाले फैमिलियर भी थे इस चीज से। यस, इंडिया वाले फैमिलियर भी थे इस चीज से। और क्या है, क्रिकेट विकेट में भी कोहली साहब बेन स्टोक्स को याद करते ही रहते हैं। यस और नो? सो इंडिया ने पी नाम का कंसेप्ट कभी यूज ही नहीं किया। इंडिया ने जो यूज किया वो कंसेप्ट था बीसी। अब आप ये पूछेंगे पी क्या था? पी का मतलब था बेटा परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। यस, पी का मतलब क्या था? परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। और इंडिया में इट वाज द सर अरुण जेटली सर जिन्होंने क्या किया था? बिजनेस कनेक्शन वर्ड यूज किया था। अब आप ये पूछेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? पूछो ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर दोनों में डिफरेंस ये है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, अंडरस्टैंड, एप्पल, उष्ट सफरचंद, उष्ट सफरचंद कंपनी, ये जो एप्पल है, सपोज करते हैं नीदरलैंड्स के अंदर में इनका क्या है? एक हेड ऑफिस है। नाउ वेदर एप्पल इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, आर दे सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन इंडिया? यस। नाउ अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, मैं थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल टैक्स में लेके जा रहा हूं सीए फाइनल में, थोड़ा ध्यान से सुनने। इंटरनेशनल टैक्स के हिसाब से कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स तभी कलेक्ट कर सकती है जब इस ऑर्गेनाइजेशन का यहां पे कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो। इन इंग्लिश, इफ वी वांट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एप्पल इन इंडिया, एप्पल मस्ट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। इंटरनेशनली कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाती है अदर देन the country in which they are situated, they have to set up a permanent establishment, and if there is only permanent establishment, then and only then that country could collect the tax. मतलब इंटरनेशनल टैक्स लॉस के हिसाब से इंडिया पे टैक्स कलेक्शन का राइट तभी आएगा जब एप्पल का इंडिया में क्या होगा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट।
अब चलिए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट में चलते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक इंटरनेशनल टैक्स समझ में आ गया। अब मैं यहां से चलता हूं कहां पे, आपके इंडियन टैक्स लॉस पे, या पहले चलते हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पे। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, एक कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, ये ऑफिस हो सकता है, वेयरहाउस हो सकता है, ब्रांच ऑफिस हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑफिस हो सकता है, एनी प्लेस जहां से बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, एनी प्लेस जहां से बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। अब मुझे बताइए, क्या एप्पल का एक भी स्टोर इंडिया में है? कैसी बात कर रहे हो? क्या एप्पल का एक भी स्टोर इंडिया में है? यस। रीबॉक, नाइक, इनका एक भी स्टोर इंडिया में है? सो क्या इनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यहां पे सेटअप हो गया? यस। चाहे इनका डिलीवरी ऑफिस हो, चाहे इनका ब्रांच ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर यहां पे कोई भी एक्टिविटी करके कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, आंसर इज यस। क्या यहां पे एक्टिविटी करके इनकम जनरेट हो रही है? आंसर इज यस। अगर ये दो क्राइटेरिया मैच हो जा रहे हैं तो खत्म, इंडिया हैज ऑल राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एप्पल, नाइक, रीबॉक, मैकडी, डोमिनोज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस। तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी से हम टैक्स तभी ले सकते थे जब उनका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहां हो, इंडिया में, और इस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो रही हो। चलो वापस से बोलो, इंडिया या कोई भी कंट्री तभी टैक्स कलेक्ट कर सकती है जब यह कंपनी का उस कंट्री में, अच्छा इस कंट्री का जगह चाइना भी लिखो तो क्या इंपैक्ट सेम है? यस। ठीक है, तो इंडिया तभी टैक्स कलेक्ट कर सकती है जब एप्पल का इंडिया में कोई, एंड उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से इनकम, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है पर इनकम ही नहीं है, टैक्स क्या करोगे? तो इनकम भी जनरेट होनी चाहिए। नाउ अब सिचुएशन को समझिए, ध्यान से सुनिए। हो सकता है बहुत से बच्चे शायद ये पहली बार ही पढ़ रहे हो, राइट? तो थोड़ा ध्यान से, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे। अब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया ने वर्ड यूज नहीं किया, देखो कितना सही लॉ था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड यूज नहीं किया। इंडिया ने बोला ना, वी डोंट पी, वी बीसी। अरे मेरा मतलब है हम पी नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम बीसी अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने बोला सर बीसी, बोले बिजनेस कनेक्शन। बोले क्या फर्क है दोनों में? उन्होंने कहा देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया द ग्रेट डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने, वो इतना बेहतरीन बनाया कि इसमें ऑलमोस्ट हर कंट्री का जो बेस्ट पार्ट था वो लेके आ गए। ठीक उसी तरीके से जब इंडियन टैक्स सिस्टम भी बना, हर कंट्री का एक बेस्ट पार्ट उठा के लेके आ गए वो। उन्होंने बोला पूरा देश भले ही पी यूज कर रहा हो, पूरा वर्ल्ड भले ही पी यूज कर रहा हो, हम पी नहीं, हम बीसी यूज करेंगे। सर ठीक है, 3 बार आपने बोल दिया, समझाओ तो सर डिफरेंस क्या है? हाँ मैं यही देख रहा था तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं। डिफरेंस ये है मेरे लाल मेरे बच्चे, सोचिए गूगल एक कंपनी, इमेजिन कीजिए गूगल या ऐसी कोई भी अदर कंपनी, ये किसी दूसरे कंट्री में जाकर के टैक्स कितने आसानी से अवॉइड कर सकती थी। एक कंपनी ऑनलाइन वेबसाइट आती है, इंडिया के अंदर में ऑपरेट करना शुरू कर देती है। एक ऑनलाइन वेबसाइट इंडिया में आती है और ऑपरेट करना शुरू कर देती है। सपोज कर लीजिए कि भैया एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट इंडिया में आती है, अच्छा कंटेंट देती है, अच्छा नॉलेज शेयर करती है। यस, लोग आते हैं इस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड लिमिट बढ़ने पे एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट मांगी जाती है, बहुत नॉमिनल अमाउंट जो दे भी देते हैं। एक दिन हमारे ऑफिसर उस वेबसाइट के ओनर के पास पहुंचे, कहा लाओ टैक्स दो, लाओ टैक्स दो। जैसे मैं टैक्स नहीं कंटेंट दे सकता हूं। एक मिनट, हमें टैक्स चाहिए, कंटेंट नहीं, टैक्स चाहिए। सर देखिए टैक्स तो आप मेरे से ले नहीं सकते क्योंकि मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। वेबसाइट, देयर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। आप सोचिए ना ऐसे कितने ऐप है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, कितने ही उल्लू क्यों ना बना रहे हैं हमें। अब ये सारे ऐप दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया बट दे डोंट हैव एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। पर क्या नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अमेजॉन पे सब्सक्रिप्शन हो रहा है, हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ऐसी अन्य धार्मिक वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है। अब नाउ दे आर अर्निंग फ्रॉम इंडिया, बट अगर हम पी वर्ड यूज कर लेते इंडियन टैक्स लॉ में, तो आप बताइए क्या हम उनसे टैक्स कलेक्ट कर पाते क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम टैक्स तभी कलेक्ट कर सकते थे व्हेन देयर इज अ permanent establishment and there is a income generating activity. Now there is an income generating activity but there is not a
फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ऐसी कई वेबसाइट, ऐसे कई ऐप और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन वो फिक्स प्लेस रखते ही नहीं थे और इंडिया से क्या करते थे, इनकम कमा करके लेके चल जाते थे। इंडिया ने बोला देख भाई, हम तो फेस टू फेस को जितना महत्व देते हैं हम तो ऑनलाइन को भी उतना ही महत्व देते हैं। यस, मतलब सिर्फ वही नहीं जो यहां पे आएगा और बिजनेस करेगा और फिक्स प्लेस रखेगा। इनफैक्ट अगर किसी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन भी है, फिक्स प्लेस नहीं हुई पर उसका अगर कोई बिजनेस कनेक्शन भी है तो हम उससे टैक्स लेंगे। मतलब हमें नहीं चाहिए कोई फिक्स प्लेस होना ही चाहिए, फिक्स की कोई जरूरत नहीं है, वर्चुअल भी है तो चलेगा। क्या बोला उन्होंने, फिक्स की कोई जरूरत नहीं है, वर्चुअल भी है तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, आप सिर्फ यहां पे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी करके दिखाओ। फिर उन्होंने कहा बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या, और बिजनेस कनेक्शन को उन्होंने डिफाइन किया। अब समझ में आया। पहला बात, अब बताइए विच इज मोर वाइड, पीई इज मोर वाइड और बीसी इज मोर वाइड? बीसी इज मोर वाइड ऑब्वियसली, बिकॉज इसके अंदर में फिक्स प्लेस तो बाय डिफॉल्ट में कवर हो रहा है, नॉन फिक्स प्लेस जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहा है वो भी कवर हो गया। अब समझ में आया इंडियन टैक्स लॉज। तो इंडियन टैक्स लॉज ने बिजनेस कनेक्शन नाम की चीज को जोड़ दिया। अब बिजनेस कनेक्शन के 3 पार्ट है। बिजनेस कनेक्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन 911। बिजनेस कनेक्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन 911 और बिजनेस कनेक्शन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमसे बताता है व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, दूसरा पार्ट हमें बताता है डीम्ड बिजनेस कनेक्शन और तीसरा पार्ट हमें बताता है व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन में ही और बहुत सारा क्राइटेरिया है, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, व्हाट इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, ये 3 पार्ट भी है। तो अपना रजिस्टर उठाइए, लिखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, उठाइए उठाइए रजिस्टर उठाइए जल्दी। बराबर, चलो जी, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। अब ये बिजनेस कनेक्शन नाम की चीज क्या होती है बेटा? बिजनेस कनेक्शन का जब डेफिनेशन दिया उन्होंने कहा इफ अ रेसिडेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, देन ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। मतलब वर्ड देखिए मेरे साथ, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। जैसे मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन पेज नंबर 2.5, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट हैज हैबिचुअली, पहला पॉइंट, हैज हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन, उनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिजनेस कनेक्शन। सो अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, कहां? इंडिया में, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है मेरा बच्चा? बिजनेस कनेक्शन। सर छोटू सा एग्जांपल भी दे देंगे तो हमारे हृदय में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। सर एग्जांपल है टाटा ऑन बिहाफ ऑफ जैगवार लैंड रोवर इज अ रेसिडेंट concluding the contract on behalf of non-resident in India, there is a business connection. अब जितना लैंड रोवर डिवीजन इंडिया से कमा रहा होगा, क्या उस इनकम पे उनको टैक्स देने की जरूरत है? यस। चलिए एक और क्लैरिटी चाहिए मुझे, लैंड रोवर सिर्फ इंडिया में तो गुड्स बेचता नहीं होगा, से यस और नो? लैंड रोवर सिर्फ इंडिया में तो गुड्स बेचता नहीं होगा, तो क्या इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो रही है या सिर्फ उतनी इनकम जितनी इंडिया से कमाई है? ऑब्वियसली हमें पूरे गांव की पंचायती देख, वो उसके साथ वो कहां से क्या क्या करता है इससे कोई लेन देन नहीं, हमारे साथ क्या करता है ये काम का है। समझ में आ रही बात? वो किधर क्या क्या करता है हमारे को उससे कोई लेन देन नहीं है, हमारे साथ क्या कर रहा है ये एक्टिविटी है। क्या यहां पे बिजनेस कनेक्शन है? द आंसर इज यस। सो पहला, इफ आर conclude the contract on behalf of NR. For example, टाटा जैगवार। मैंने जैगवार की स्पेलिंग अगर गलत लिखी हो तो माफ कीजिएगा, मेरी औकात की चीज नहीं है इसलिए मैंने लिखी नहीं, बराबर है कि नहीं? तो हो सकता जैगवार का स्पेलिंग गलत भी हो सकता है।
यस सो अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? कह सकते हैं बिजनेस कनेक्शन। दूसरा, हैज नो सच अथॉरिटी बट मेंटेन स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स एंड रेगुलरली डिलीवर द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। मान लीजिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का तो कोई अधिकार नहीं है, पर हम उसके बिहाफ पे स्टॉक रखते हैं, हम उसके दोस्त हैं, हम उसका स्टॉक रखते हैं। अगर आप स्टॉक रखते हैं उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे, जरा कभी सोच करके देखिए, आप लोगों ने alibaba.com सुना होगा, यस, Amazon सुना होगा। अब सोच के करीब देखिएगा, कैसे आप एक ऑर्डर बुक करते हैं तो 5 दिन के अंदर में Amazon या अलीबाबा आप तक के डिलीवरी पहुंचा देता है। कभी सोच के देखिए कैसे पॉसिबल है कि चाइना में बैठा एक ऑर्गेनाइजेशन हमें इंडिया तक के गुड्स पहुंचा दे। एक्चुअली होता ये है कि जितने भी गुड्स वो प्लेस कर रहे हैं इंडिया में, डिस्प्ले कर रहे हैं, इनके लिए ये बड़े बड़े वेयरहाउस बाय करते हैं। क्या बाय करते हैं? वेयरहाउस। एंड देयर इज एन एंटिटी हु मेंटेन द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। तो अगर आप उनके बिहाफ पे स्टॉक भी मेंटेन करते हैं तो आप क्या होगे बोलो बेटा? बिजनेस कनेक्शन। अब समझिए, पेप्सिको इंडिया का वन ऑफ द डिवीजन है लेज, फ्रिटो लेज, यस और नो, राइट? अब लेज जो है ये बहुत से इंडिया में भी बनते हैं और बहुत से जो अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ये बाहर से भी आते हैं, राइट? अब इन फ्लेवर्स का कोई ना कोई तो स्टॉक मेंटेन करके रख रहा होगा इंडिया में, यस, इनका कोई ना कोई तो स्टॉक मेंटेन करके रख रहा होगा। रेसिडेंट इज मेंटेनिंग स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बिजनेस कनेक्शन। अगर ऐसा ना होता तो शायद पेप्सी या अदर कंपनी कभी इंडिया में कोई अपना ब्रांच ओपन ही नहीं करते, यहां पे सिर्फ गुड्स डिलीवर करते और चले जाते और करोड़ों रुपए इंडिया से लेकर के निकल जाते विदाउट पेइंग एनी टैक्स। सो इस चीज को कर्ब करने के लिए ये आ गया। सो दूसरा, मेंटेन stock on behalf of non-resident, stockist in India, तो हम बिजनेस कनेक्शन मानेंगे अगर आप उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा मेंटेन स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। तीसरा, हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया, मेनली एंड होनली फॉर नॉन रेसिडेंट और फॉर दैट नॉन रेसिडेंट एंड अदर नॉन रेसिडेंट, कंट्रोल और सब्जेक्ट टू कॉमन कंट्रोल बाय द अदर नॉन रेसिडेंट। इतने ही भारी भारी वर्ड दिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बड़े आसानी से अपने शब्दों में, प्यार भरे शब्दों में समझा दूं। हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। अब जरा समझिएगा, हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। सपोज कर लेते हैं एकत्वम अकेडमी पुणे, इनने क्या किया? इनने ACCA ग्लोबल्स के साथ एक टाइप्स किया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे इंटरनेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, राइट, वी विल आल्सो गाइड देम। अगर कोई CA की बात करना चाहता है, वी विल आल्सो गाइड देम, बराबर है? देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल डिग्री लेना चाह रहे थे, ACCA परस्यू करना चाह रहे थे। हमने उनका एडमिशन करवा दिया, उनके सारे प्रोसेस जितने भी थे वो कंप्लीट करवा दिया, बच्चों को जो बुक्स आती है बुक्स भी प्रोवाइड करा दी, एंड अगेंस्ट दैट एकत्वम अकेडमी गॉट अ कमीशन ऑफ 20%। नाउ अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, 2 बातें हो सकती, जरा सोच के देखिएगा। एकत्वम अकेडमी एक्सक्लूसिव वर्क कर रही है, पॉसिबल है? एक्सक्लूसिव मतलब हम सिर्फ ACCA के कोर्सेस देंगे और कोई कोर्सेस नहीं देंगे। सो वी आर इन एक्सक्लूसिव टाइप्स। दूसरा, हम इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। हम कैसे वर्क करते हैं? इंडिपेंडेंट मतलब हम ACCA वालों को भी देते हैं, हम FRM वालों को भी देते हैं, राइट? हम लोग CPA वालों का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसका जो जैसा डिमांड आ गया उस हिसाब से उसको ग्लोबल कोर्सेज ऑफर करते हैं। मतलब देयर इज नो एक्सक्लूसिविटी। अब पॉइंट समझिए, बिजनेस कनेक्शन कहां होगा आपके हिसाब से? एक्सक्लूसिव डील में या नॉन एक्सक्लूसिव डील में? क्या लगता है, एक्सक्लूसिव डील में या नॉन एक्सक्लूसिव डील में?
ऑब्वियसली अगर देर इज एन एक्सक्लूसिव डील कि हम उसके अलावा किसी को नहीं चाहते हैं, हम उसके अलावा किसी को नहीं चाहते, तभी तो कह सकते हैं कि उसका और हमारा बिजनेस कनेक्शन है। अगर हम सबको चाहते हैं तो ये तो एजेंट रिलेशनशिप हो गया ना, ये तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया? एजेंसी रिलेशनशिप हो गया। यस, किसी एक के प्रति आपकी ईमानदारी है ही नहीं, मेरी बात समझना। तब तो आप सिर्फ कमीशन एजेंट बोल करके वर्क कर रहे हो, तब काय का बिजनेस कनेक्शन? आप अपना कमीशन बिजनेस लेकर के आगे बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप। अगर आज सपोज मुझे दुबई जाना है, मैं क्या करता हूं, मेरे को दुबई की तो वेबसाइट्स पता नहीं है, मैं मेक माई ट्रिप पे जाता हूं, मेक माई ट्रिप पे जाकर के दुबई का एक होटल बुक कर लेता हूं। यस, भुज अल अरब, मैं वहां पे एक कमरा बुक कर लेता हूं। अब जरा बात समझिएगा, मैं गया एमएमटी पे जाकर के भुज अल अरब को मैंने बुक कर दिया। स्टॉप। क्या दुबई में भुज अल अरब के लिए सिर्फ अकेले एमएमटी ही वर्क कर रहा होगा, या आगोड़ा भी वर्क कर रहा होगा, एंड ऐसी अदर वेबसाइट्स भी वर्क कर रही होगी? बराबर है। ऐसे केस में मैं एक इंडिपेंडेंट एजेंट हुआ। एमएमटी जो हुआ, ये क्या हुआ बेटा? एक इंडिपेंडेंट एजेंट। अब एमएमटी अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंट हुआ तो भुज अल अरब डू नॉट हैव एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलरली ऑपरेटिंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इक्का दुक्का ऑर्डर एंड दैट्स ऑन कमीशन बेसिस, उसको छोड़ दिया गया है। सो इफ द पर्सन हु इज securing an order on behalf of non-resident, if he is working independently, there is no business connection. But if he is not working independently, he is exclusively working for that organization only, securing the order on behalf of non-resident only, he will be treated as business connection. So तीसरा point है secure order on behalf of non-resident. सिक्योर ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो अगर एक कथवम अकेडमी पुणे ने एसीसीए ग्लोबल के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो देयर विल बी बिजनेस कनेक्शन। व्हाई? बिकॉज यू विल बी अ डिपेंडेंट एजेंट, देन यू विल बी अ डिपेंडेंट एजेंट। वहीं हम इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी कोर्सेस अलग अलग ऑफर करते हैं, एंड यू नो देयर इज नो पर्टिकुलरिटी कि हम एसीसीए ही देंगे, हम एफआरएम भी दे सकते हैं, सीपीए भी दे सकते हैं, अदर एमबीए डिग्री कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो ऐसे सारे केसेस में हम कौन रहेंगे बेटा? इंडिपेंडेंट एजेंट। इंडिपेंडेंट एजेंट कभी भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा नहीं। ये समझ में आया सभी को? एग्जाम्पल सही समझ में आया मेरा बच्चा? इधर देखो, इफ अ ब्रोकर or general commission agent or any other agent having an independent status, then there is no business connection. समझ में आ रहा है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप दुबई में एक्सक्लूसिवली सिर्फ भुज अल अरब के साथ वर्क नहीं कर रहा, तो वो कैसे वर्क हो गया बेटा? इंडिपेंडेंट एजेंट। इंडिपेंडेंट एजेंट कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। यस और नो मालिक? सो व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? तीन बातें हैं, चलो वापस से मेरे साथ रिपीट करना। हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे, हम इंडिया में पी वर्ड यूज करते हैं नहीं, हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे अगर तीनों में से एक भी चीज हो गई। कौन? पॉइंट नंबर 1, इफ रेसिडेंट कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 2, if they maintain stock on behalf of non-resident. Point number 3, if they secure order mainly or wholly, क्या वर्ड है बेटा? mainly or wholly for on behalf of non-resident. If they secure order mainly or wholly, ये mainly और wholly mainly और wholly बताता है कि क्या आप exclusive है या नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? So if you secure the order mainly and wholly for that non-resident, विषय ओवर। yes, what is business connection तो हो गया। अब डीम्ड बिजनेस कनेक्शन था। अब ये डीम्ड बिजनेस कनेक्शन को लाने के पीछे का लॉजिक समझिए। अरुण जेटली सर द ग्रेट, यस, इन्होंने ही डीम्ड बिजनेस कनेक्शन का भी कॉन्सेप्ट रखा था। अब डीम्ड बिजनेस कनेक्शन क्यों? सोचिए जरा, सोचिए जरा, कई वेबसाइट, कई गेमिंग एप्स ऐसे थे जहां पे तीनों कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। चलिए एक बात समझिए, कुछ दिनों पहले पबजी नाम का गेम बड़ा फेमस हुआ। पबजी गेम के अंदर में अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करना है या कुछ और एमिनिशंस लेने हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता था। यस, ठीक उसी तरीके से आपको कई एप्स, इंटरनेशनल एप्स ऐसे हैं जहां पे आपको सर्विसेज लेने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एप्पल में भी कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, जैसे हम ही करते हैं, राइट? हम ये सिस्टम्स चलाने के लिए हैवी सॉफ्टवेयर बाय करते हैं और इन सॉफ्टवेयर का पेमेंट होता है, राइट? आप सोच के देखिए, आप क्विक हील कंपनी को पेमेंट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट करते हैं की के लिए, जरा समझते हैं।
आप अगर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पेमेंट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ न्यू माइक्रोसॉफ्ट, इज देयर अ रेसिडेंट हु इज कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो. इज समवन हु इज मेंटेनिंग द स्टॉक? नो. ये तो ऑनलाइन है, जैसे आपने पे किया आपको लिंक मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, तो ये भी नहीं हो रहा. तीसरा, आर दे सिक्योरिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो. अब बताओ, ये तो तीनों में नहीं आए. फिर ऐसी कंपनी करोड़ों रुपए जो इंडिया से कमा रही है, ये तो टैक्स ही नहीं भर रही है, क्योंकि वो नीचे के 9 आइटम में भी नहीं आई, ना बिजनेस कनेक्शन में आ रही है. सोचिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये दोनों कंपनीज के बारे में सोचिए. नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, आप एक पेमेंट करते हो ऑनलाइन और आपको की मिल जाता है, बराबर है. इज देयर एनी रेसिडेंट हु इज कंक्लूडिंग द बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो. ऐसा कहीं है कि आप जाओ यहां जाके रिचार्ज करो तो अमेजॉन का रिचार्ज होता? नहीं. दूसरा, कोई उनका स्टॉक मेंटेन कर रहा है? नहीं. कोई उनके बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा? नहीं. ये तो आप डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो. अब ये नॉन रेसिडेंट इंडिया से पैसा कमा रहे हैं बाय हैविंग नंबर ऑफ यूजर्स, बाय हैविंग नंबर ऑफ यूजर्स. अच्छा, कई लोग तो इंडिया में कई ऐप फ्री चला रहे हैं, पर उनमें यूजर्स इतने ज्यादा है कि फिर लोग उनको पैसे देते हैं पेमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल गूगल, आप सोचिए, गूगल तो तीनों क्राइटेरिया में नहीं आता आपके. सर गूगल को पैसा दिया जाता है? यस. यूट्यूब को पैसा दिया जाता है? यस. अब आप समझिए, यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए पेमेंट होता है. आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो चालू करते हैं, मान लीजिए आपने मेरा ही फास्टैग चालू किया, तो हो सकता है आपको वीडियो से पहले एक ऐड दिखे, रात में गेम खेला और कोई अचानक से तकलीफ आ गई, जंगली रम्मी पे आओ ना महाराज. ऐसा कुछ फालतू ऐड आप लोगों ने देखा है जरूर. यस. अब आप मुझे बताइए, ये एडवर्टीजमेंट मेरे चैनल पे चलाने के पहले उस जंगली रमी कंपनी ने यूट्यूब को पेमेंट किया होगा? सोच के देख. हेलो एवरीबॉडी, आर यू विद मी? जंगली रमी कंपनी ने किया होगा. दूसरा, ड्रीम 11 वालों ने पेमेंट किया होगा, या हो सकता है कोई और ने किया होगा, कोई और अकेडमी भी हो सकता है जिसने अपना एडवर्टीजमेंट लगा दिया. अब आप सोच के देखिए, ये एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए पेमेंट हुआ यूट्यूब को. नाउ यूट्यूब इज गेटिंग अ रेवेन्यू. सो इज देयर अ रेसिडेंट हु इज कंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो. यू आर डायरेक्टली पेइंग टू गूगल. इज दे मेंटेनिंग एनी स्टॉक? नो. आर दे सिक्योरिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो. ये तीनों एक्टिविटी नहीं हो रही. तो क्या गूगल जो करोड़ों रुपए इंडिया से कमा रहा है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, यह टैक्स नहीं भरेगा? इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए डीम्ड बीसी नाम का कंसेप्ट लेकर के आ गए. कौन सा बीसी लेके आई है? डीम्ड बीसी. उन्होंने कहा कि देखो, हमने बिजनेस कनेक्शन तो बता दिया, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये डीम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि भैया यहां पे इनका बिजनेस कनेक्शन है, अब समझते हैं ये डीम्ड बिजनेस कनेक्शन. पृष्ठ क्रमांक 6, पेज नंबर 6. डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, ये कहते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया. क्या कह रहे हैं? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन. सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन. अगर इंडिया में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है, तो हम ये मान लेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन है. अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में है तो हम मान लेंगे आपका डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है. अब कब माना जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है? पॉइंट नंबर 1, इधर देखिए, significant economic presence of NR in India shall constitute a business connection. It means transaction, सुनना, transaction in respect of any goods, services, property carried out by non-resident with any person in India, including the provision of download of data or software in. आपको समझ में आ गया या मैं एक्सप्लेन करूं? डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर. डाउनलोड ऑफ डेटा के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, डेटा अवेलेबल हो जाता है. यस. सॉफ्टवेयर के लिए आप पेमेंट करते हो माइक्रोसॉफ्ट को, अवेलेबल हो जाता है. और इससे आने वाला इनकम, इनका जो एग्रीगेट पेमेंट है, अगर ये साल भर में 2 करोड़ से ऊपर चला गया, हम मान लेंगे बिजनेस कनेक्शन उनका इंडिया में प्रेजेंट है. अब बात सुनिए. एनी गुड्स और सर्विसेज, अमेजॉन, क्या अमेजॉन इंडिया में गुड्स बेच करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कमा रहा होगा? बहुत बड़े आराम से. यस. अब अमेजॉन का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया जाएगा एंड अमेजॉन वुड बी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया.
ऑफ एनी प्रॉपर्टी, दानुबे, दुबई के वन ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज है दानुबे। यस, इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करते हैं। अभी जेडब्ल्यू मैरियट के अंदर में इनका ये चालू है, सेमिनार चालू है 3 दिन का, दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो। सॉफ्टवेयर इन इंडिया, सॉफ्टवेयर इन इंडिया, एप्पल इंडिया में सॉफ्टवेयर सेल करके भी अगर कोई इनकम कमाती है, एग्रीगेट वैल्यू साल भर की 2 करोड़ के ऊपर गए। आपको नहीं लगता बहुत चिल्लर वैल्यू रखी है? बहुत बहुत ही चिल्लर वैल्यू रखी है। यस, गुड्स बेच करके, मैकडी इंडिया में गुड्स बेच करके, डोमिनोज, हु नोज, डोमिनोज क्या इंडिया में गुड्स बेच रहे हैं? यस, एग्रीगेट वैल्यू 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, लाइबल टू टैक्स इन इंडिया। या फिर systematic and continuous soliciting of business activity engaged in interaction with such number of user such number of user, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, यूजर। अगर सच नंबर ऑफ यूजर सोचिए ना, कितने सारे गेमिंग एप्स है, पबजी नंबर ऑफ यूजर, टिकटॉक तेरी काली काली 2 अखियां नंबर ऑफ यूजर, इंस्टाग्राम नंबर ऑफ यूजर। यस, लोगों को फोटो खींच के बताना टुडे इज थर्सडे, स्नैपचैट अरे होता नहीं, ब्लैक फोटो खींच के लोगों को बताते थर्सडे आज। सर मेरा भी अकाउंट है, मेरे को समझ ही नहीं आता करना क्या है उसके साथ, समझ ही नहीं आता उसके साथ करना क्या है। कुछ भी, मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं उसका फोटो खींच के डाल रहे। अरे यार मतलब हद होती है, पेड़ ही दिखा रहे, पेड़, और उसके नीचे लिख देते मूड। अरे कहे ना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो। अब मुझे बताओ, लेकिन आप जब स्नैपचैट देखते रहते हो, स्नैपचैट देखते देखते अचानक से एक ऐड पॉपअप होता, यस, या कई ऐप जिसमें आप राइट या लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं अचानक से, अरे यस, उन्हें डेटिंग ऐप जो होते हैं आप लोग यूज करते हैं क्या? टिंडर, बम्बल, और कौन कौन से? टिंडर है, बम्बल है, और नहीं बताऊं? कितनी गोड़ ना, पता ही नहीं है तुमको तो, बहुत बड़ी मैच मेकिंग वेबसाइट्स। सो अगर आप देखेंगे, दे हैव नंबर ऑफ यूजर कितने से ऊपर चले गए? 3 लाख। तो या तो नॉन रेसिडेंट इंडिया में गुड सर्विसेज, प्रॉपर्टी, डाउनलोड ऑफ डेटा या सॉफ्टवेयर बेच के 2 करोड़ से ज्यादा कमा ले, या फिर नंबर ऑफ यूजर उस नॉन रेसिडेंट के इंडिया से कितने से ऊपर हो जाए? 3 लाख से ऊपर हो जाए, तो बस काम खत्म, उनका डीम बिजनेस कनेक्शन काम आना जाएगा, इंडिया माना जाएगा, दे आर लायबल टू पे टैक्स इन। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रहेगा, कब रहेगा? इफ नॉन रेसिडेंट सेल गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी, डाउनलोड ऑफ डेटा, डाउनलोड ऑफ सॉफ्टवेयर, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीड 2 करोड़। एक बच्चा यहाँ पे लिख रहा है, यस, दूसरा नंबर ऑफ यूजर एक्सीड, बोल बेटा, 3 lakhs। इज दैट डन? चलो जी,
आ जाओ. Transaction shall constitute business connection whether agreement for such transaction is entered in India or non-resident has a place of business in India or they are render any services in India. ये क्या माना जाएंगे बेटा? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, चाहे कोई अग्रीमेंट इंडिया में हो या ना हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा. यस. एक और चीज बोली है, नीचे आइए, एक्सप्लेनेशन 3 है, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया. ध्यान से सुनिए, हम उतनी ही इनकम टैक्स करते हैं इंडिया में जितना, बोलो जल्दी से, हम उतनी ही इनकम टैक्स करते हैं इंडिया में जितनी इंडिया से आई हो. सो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शैल इंक्लूड, इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शैल इंक्लूड सच एडवर्टीजमेंट विच टारगेट्स टू कस्टमर हु रिसाइड इन इंडिया. अगर किसी नॉन रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट से पैसा आ रहा है, जिस एडवर्टीजमेंट का टारगेट कौन है? कस्टमर इन इंडिया, तो ये इंडियन इनकम मानी जाएगी. ऑब्वियसली गूगल के लिए लाया गया है. यस. सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रिसाइड इन इंडिया, जितना डेटा कलेक्ट हुआ है इंडिया से, इस डेटा को अगर आप कभी सेल करते हैं, इससे भी जो इनकम आई, ये इनकम भी कहां मानी जाएगी? इंडिया में जनरेट हुई भी मानी जाएगी. तो इंडिया में अगर एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, उससे आपने पैसा कमाया, या इंडियन डेटा सेल करके आपने पैसा कमाया, दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. यस. चलो जी, अब आते हैं, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन समझ में आ गया, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन समझ में आ गया. अब आते हैं व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, कौन सी चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है. अब आप सोच के देखिए, अगर बिजनेस कनेक्शन, यस, अगर बिजनेस कनेक्शन बोलो बेटा नहीं है, तो क्या वो इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? यस. चलो, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, आइए इधर समझते हैं. देखिए, टेक्निकली 4 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती. कितनी चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती? 4. पहला, परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स. अगर आप इंडिया में सिर्फ परचेस करने के लिए आते हैं और परचेस करके सीधा एक्सपोर्ट कर देते, देयर इज नो कमर्शियल एक्टिविटी डन इन इंडिया, तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. यस. सो ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड टू परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. दूसरा, इफ अ नॉन रेसिडेंट इज रनिंग अ न्यूज एजेंसी. अगर इंडिया में क्या चल रहा है बेटा? न्यूज एजेंसी. नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई न्यूज एजेंसी. अब न्यूज एक ऐसी चीज है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर में रिफ्लेक्ट करती है, तो ये कॉमन इंटेंशन से कोई कंट्री इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानती. तीसरा, यस, जहां नॉन रेसिडेंट की एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ शूटिंग ऑफ फिल्म तक के कन्फाइंड है. कहां तक के कन्फाइंड है? शूटिंग ऑफ फिल्म तक के कन्फाइंड है. मतलब कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आ रहा है, शूटिंग कर रहा है, शूटिंग करके इंडिया में क्या नहीं कर रहा है? रिलीज नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ इंडिया चले जा रहे हैं रिलीज करने के लिए. सिर्फ इंडिया में शूटिंग हो रही है, तो ये नहीं माना जाएगा कि जस्ट बिकॉज इंडिया में शूटिंग हुई है तो टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी. एंड फोर्थ, फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड where the activity are confined for display of uncut or unassorted diamond. एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में सिर्फ डिस्प्ले कर रही है, किस चीज का? रॉ डायमंड, अनकट डायमंड्स का, इंडिया में सेल कर रही नहीं, तो ये भी क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. सो व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन? पॉइंट नंबर 1, परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स. व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन लिखिए. मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन हटा रहा हूं. Purchases for the purpose of exports. Purchases for the purpose of exports. Point number 2. Point number 2. बोलो बेटा. न्यूज एजेंसी. Point number 3, shooting of film. Point number 4, display of uncut unassorted diamonds. Display of uncut unassorted diamonds.
यस। अब सोचिए इससे फायदा क्या हुआ, अब सोचिए इससे फायदा क्या हुआ। फायदा ये हो गया कि ये सारी इनकम अब कहां टैक्स होने लग गई, इंडिया में। यस तो अब बताइए इंडिया ने पीई ना यूज करके बीसी वर्ड यूज किया, इज इट गुड और बैड फॉर इंडिया? यस हाँ जी सर। डिस्प्ले, सी अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बिजनेस एक्टिविटी यू डू डिस्प्ले, देयर इज अ बिजनेस कनेक्शन। लेकिन सिर्फ बिजनेस कनेक्शन से काम होगा या रेवेन्यू जनरेशन भी लगेगा? If there is a revenue generation, that is beyond question that it is taxable. It is obviously taxable then. ओके वाई देर इज अ स्पेसिफिकेशन, बिकॉज क्या होगा देखिए, अगर ये पॉलिश्ड डायमंड इंडिया में आता है तब तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट है जो इंडिया में सेल होने के लिए रेडी है। अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड, चलिए अब आपने बात निकाली है तो मैं इसके पीछे का लॉजिक भी देता हूं। रेगुलर लेक्चर में मैं देता हूं, यहां मैंने कट किया था बट मैं इसका लॉजिक देता हूं। डायमंड ही क्यों, ये सवाल आपने मेरे से पूछना चाहिए। अभी बात निकली है तो डिस्कस कर रहे हैं कि अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड ही क्यों। बेटा उसके पीछे का लॉजिक ये है, अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि होता ये था, अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा डायमंड्स का काम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब यहां के व्यापारी वहां पे जाते थे तो उनको थ्रेट्स मिलते थे। पहली बात इतना कैश वो कैरी कर नहीं सकते थे, दूसरी बात उनको लाइफ थ्रेट्स मिलते थे। यस कई बार गन पॉइंट्स पे रखा जाता था एंड मनी एक्सटॉर्ट किया जाता था। इसी के लिए क्या किया गया, यहाँ के जो हीरा व्यापारी थे राइट, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि भैया हम वो लोग इधर आए तो आप उनको टैक्स लगा देते हो, हम उधर जाएं तो हमारे को एक्सटॉर्शन का काम है, अब आप बताओ करना क्या है। और सबको पता है कि गोल्ड डायमंड ज्वेलरीज ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। यहाँ तो बच्चा पैदा होता है इससे पहले ही उसके हाथ पांव में क्या डालना है, कान नाक में क्या डालना है, पहले क्लियर हो जाता। यस जितनी कैपेसिटी गोल्ड सिल्वर या डायमंड बाय करने की इंडिया में है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कोहिनूर हमारे यहां का है, समझ में आए, चाहे वो चावल हो या डायमंड। ये बात आप समझिए, इतना कैपेसिटी है क्या। कभी आप रेयरली किसी नॉन रेसिडेंट को देखेंगे हु आर वेयरिंग ऑल दिस भाउ टाइप ऑफ एक्टिविटीज। यस राइट, हमारे यहां तो भैया गोल्ड की दुकान लग जाती है। गणपति में आप देखो भाऊ भाऊ इतना पहने रहते, इसमें उनका घर जाएगा। समझ आ रही है बात। वर्ल्ड में आज तक के एक ही सोने का शर्ट बना था, वो भी पुणे के पर्सन ने बनाया था। ये सुनो, सो ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि फिर उन्होंने कहा कि चलो डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड इधर कर दो, बिजनेस एक्टिविटी करोगे हम टैक्स लेंगे, आप आओ डिस्प्ले कर दो। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं गुजरात मुंबई ये दोनों जगह एग्जीबिशंस लगते हैं जहां पे अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स किए जाते हैं। इज दैट डन मालिक? चलिए अब अगर आप देखेंगे आपका सेक्शन 9 का बिजनेस कनेक्शन भी खत्म हो गया क्या मालिक? हाँ या ना, यस और नो? यस चलो जल्दी से आते हैं। चलो जी 1 2 3 स्टार्ट। हम लोगों ने सेक्शन 5 पढ़ा। सेक्शन 5 के अंदर में इंडियन कंपनी सॉरी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू, धंधे में आ जाओ थोड़ा सा। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। फॉरेन इनकम रेसिडेंट को, एनआर को, आरएनओआर को, सिर्फ जो बिजनेस से है या जो प्रोफेशन से है। याद आ रहा है मालिक? चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे हमने देखा कि भैया सेक्शन 9 हमें बताता है डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। फिर हम गए बिजनेस कनेक्शन पे। बिजनेस कनेक्शन के 3 पार्ट, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, डीम बिजनेस कनेक्शन। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर कोई बता सकता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर कोई बता सकता है? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 बताइए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया ₹6 lakh computed, received in Pakistan. Income from business in Russia
received in India rupees 9 lakh. Yes. Next, income from dividend received from an Indian company in Thailand rupees 12 lakh. Income from business in Dubai amount received in Nepal rupees 10 lakh. Interest on UK bond received in UK rupees 2 lakh. Compute total income assuming he is ROR, RNOR, NR. यस, बनाइए जल्दी से। आपको नहीं लगता 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे? पर्टिकुलर्स के बाद 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ROR, RNOR, NR, पर्टिकुलर्स। देखिए, अब आपको टोटल इनकम निकालना है अज्यूमिंग ही इज ROR, RNOR, NR। अगर वो ROR है, इनकम रिसीव हुआ तो क्या, NR है तो क्या, ROR है तो क्या। चलिए एक एक पढ़ते हैं और धीरे धीरे चलते हुए बताते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। बताइए, इज इट एन इंडियन इनकम और अ फॉरेन इनकम? वाई इंडियन इनकम? प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, सेक्शन 9 अप्लाई होगा क्या? सेक्शन 9 अगर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहने बोल रहा है, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? सो कितने रुपए था बेटा? कैन आई से 6 लाख, 6 लाख या 6 लाख? यस और नो? 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया रिसीव्ड इन इंडिया। बिजनेस इन रशिया, अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। टैक्सेबल पे चल जाते। इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख received in India, amount received in India। Next, income from dividend received from an Indian company in Thailand। Again section 9 अप्लाई हुआ। इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? इज इट 12 लाख, 12 लाख एंड 12 लाख?
इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, अमाउंट रिसीव्ड इन नेपाल. बिजनेस इन दुबई, अमाउंट रिसीव्ड इन नेपाल. इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम है. आरओआर को टैक्सेबल, आरएनओआर एनआर नॉट टैक्सेबल. बिजनेस सेटअप इंडिया में बताया नहीं है. लास्ट, इनकम फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड रिसीव्ड इन यूके 2 लाख. 2 लाख डैश एंड डैश. यस, हो गया काम खत्म. बताओ व्हाट इज योर टोटल इनकम. यहां 39 लाख, यहां 27 लाख, यहां पे 27 लाख. डू यू अग्री? बहुत हार्ड. चलो, अगर आप देखेंगे हमारा पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस भी खत्म होने आ गया है. 1 मिनट क्वेश्चनर में चलिए. एक मिनट क्वेश्चनर में चलिए. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. पेज नंबर 6. यस, एक्स अर्न. चलो बेटा ध्यान से सुनो. एक्स अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड. डिटरमाइन द इनकम टैक्सेबल अज्यूमिंग हिज आरओआर, आरएनओआर, एनआर. आ जाओ. प्रॉफिट फ्रॉम अ सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन हॉलैंड. आप सिर्फ बताइए इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू, यानी तीनों कॉलम के अंदर में 20,000 आएगा या नहीं आएगा. सो ये देख लीजिए, पहले इसमें 20,000 20,000 20,000 सॉर्टेड है मालिक. दूसरा बताइए, पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया. फॉर्मर एम्प्लॉयर कहां था? इंडिया. पेंशन रिसीव कहां हुई? हॉलैंड. इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? इट्स एन इंडियन इनकम. इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल. अगर एम्प्लॉयर इंडिया में था तो इनकम वॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 इज रिसीव्ड इन इंडिया. 1 मिनट जरा सोच के देखिए. आरओआर को कोई फर्क पड़ता क्या कितना इंडिया में मिला? तो आरओआर के लिए तो पूरा 20,000 आ जाएगा. आरएनओआर एनआर के लिए कितना आएगा? ओनली 1/4 ऑफ 20,000. इसीलिए अगर आप देखोगे आरओआर में पूरा 5 और 15 अलग अलग किया है. इन टोटल 20. इन दोनों में सिर्फ क्या किया है? 5. समझ में आ रही है बात सभी को? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन ऊसा, फॉरेन इनकम. आरओआर को टैक्सेबल है क्या? आरएनओआर एनआर को टैक्सेबल? सॉर्टेड है. नेक्स्ट पॉइंट, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पता नहीं कौन सी कंट्री, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम जाम्बिया, 30,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया. इन टोटल अर्निंग 70,000. 70 30 30. अग्री करोगे? तुम कह रहे हो इसलिए. हाँ, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, मैं नहीं पूछ रहा तुमसे. 10 10 10. नेक्स्ट, प्रॉफिट नॉट टैक्स प्रीवियसली ब्रॉट टू इंडिया. ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी लास्ट का कॉन्सेप्ट है ये. प्रॉफिट नॉट टैक्स प्रीवियसली ब्रॉट टू इंडिया, दिस अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल. ये अभी नॉट टैक्सेबल है. इसका लॉजिक 5 मिनट बाद समझा दे रहा हूं. यस, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर, क्या मुझे कुछ पूछना चाहिए? खत्म. टोटल निकाल लो. देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, एज इट इज अपन ने लिया हुआ है. बताइए, अब समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताइए, जो ये सवाल पूछ रहा था आरओआर, आरएनओआर, एनआर क्यों है, क्या है, अब समझ में आता है आपको एंड में कि वो क्यों है? आप किसी व्यक्ति की टोटल इनकम निकाल ही नहीं सकते जब तक कि आप उसको आरओआर, आरएनओआर या एनआर ना बना दो. और यही चीज तो मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के पहले लाइन में कही थी. अब पढ़ो पहली लाइन, अब इसका मीनिंग समझेगा. टोटल इनकम ऑफ एन असेसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो रेसिडेंशियल स्टेटस. क्लियर है मालिक? चलो जी, अब आते हैं लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस में खत्म हो जाएगा, फिर हम एग्रीकल्चर चालू करेंगे. एक सर्कुलर था, जरा ध्यान से सुनिए. ये लास्ट सर्कुलर पे आइए, पेज नंबर 8.
देखिए साहब, 4 दिन के अंदर में तुम्हारे 2 टॉपिक खत्म हो गए, आज जाते जाते 3 टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। घर पे अगर रोज 2 घंटे बैठने का भी डिसिप्लिन बनाते तो कुछ नहीं हो पाता तुमसे, क्योंकि इस टाइम तक के तो तुम सोए रहते हैं कि उठ के पढ़ूंगा, पक्का चाय पी के उठ के पढ़ूंगा, फिर वो पता नहीं कैसे 6 बज जाती थी। बराबर है। आज यहां पे 2 घंटा बैठ करके एटलीस्ट 3 टॉपिक तो खत्म हो रहे हैं तुम्हारे, एक डिसिप्लिन आता है, यही मैं आपको बता रहा हूं, एक डिसिप्लिन बन जाता है उस चीज का। चलिए अब पॉइंट समझिए। पॉइंट ये है मेरा बच्चा कि सपोज कीजिए एक शिप क्रू मेंबर है जो इंडियन शिप पे चढ़ा। द शिप वॉज अ फॉरेन बाउंड शिप। बराबर है। अब पॉइंट समझिए, ये ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, सर्विस इनकी ऑस्ट्रेलिया में, और इनकी जो सैलरी थी वो इंडियन अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब यहां पर 2 सेक्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मेरी बात समझिए। पहला सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। कुछ याद आ रहा है क्या? सेक्शन 15 सैलरी एक टॉपिक है आपको। सैलरी कहता है सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। ये सेक्शन 15 कह रहा है सर्विस कहां रेंडर किया शिप क्रू मेंबर ने? जल्दी से बताओ, सर्विसेज कहां रेंडर किया शिप क्रू मेंबर ने? ऑस्ट्रेलिया में। पर सेक्शन 9 कहता है इफ रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब समझ में आया कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? 9-15 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, 15-9 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बोलो हाँ, यस। अब बताओ कौन सा फॉलो करें? टैक्सेबल कहां होना चाहिए, इंडिया या फॉरेन? इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। इसको कहते हैं सच्चे देशभक्त। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कुछ भी हुआ इंडिया, हाँ, कुछ भी हुआ इंडिया, हाँ। अरे ऐसा नहीं होता। यहां पे सैलरी का जो सेक्शन है, सैलरी के सेक्शन को महत्व दिया गया, सेक्शन 15 को महत्व दिया गया क्योंकि क्लियर कट लिखा था। उन्होंने बोला जस्ट बिकॉज इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड आउट ऑफ इंडिया, जस्ट बिकॉज योर सैलरी इज क्रेडिटिंग इन इंडियन बैंक अकाउंट डज नॉट मीन्स दैट इट शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। यहां पे सैलरी वाले कंटेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। अब ये सर्कुलर पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सैलरी अक्रूड टू एनआरसी फेरर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप shall not be included in total income merely because the salary is credited with the NRE account with an Indian bank। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, यहां पे जो पेज खाली है नोट्स में, यहां लिखिए पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम brought to India। Past foreign untaxed income brought to India। Past foreign untaxed income brought to India, ये समझ लीजिए। अब ये क्या था? मान लीजिए आपने पास्ट में कोई इनकम कमाई। अब ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जो जा बैठे हैं, कहां पे बेटा? दुबई। मेरे कई दोस्त हैं जो कहां जाके बैठे हैं? दुबई। अब ये लोग क्या करते हैं, दुबई में इनकम अर्न करा। अब आप सभी को पता है दुबई के अंदर में इनकम टैक्स है या नहीं है? इंटरनेशनल टैक्स जो फाइनल में पढ़ाने वाला हूं, कुछ पार्ट मैंने आपको यहीं पढ़ा दिया। तो दुबई में अब इनकम टैक्स है नहीं। अब तू बता मेरे भाई, दुबई में इनकम टैक्स है नहीं, ये आदमी पैसा कमा रहा है, मतलब कुछ पैसा सेव भी कर रहा होगा। 10 साल बाद इसको अपने देश की याद आती है, अपनी मिट्टी की याद आती है, अपनी भारत माँ की याद आती है। और अगर आप भी भारत माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ऐसा मेरा मार्केटिंग टीम बोलता है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। सो द पॉइंट इज, अब बताइए कि वो बंदा दुबई में था, दुबई से इंडिया में आता है, उसको भारत माँ की याद आ जाती है और अपनी माँ की भी याद आ जाती है। अब वो पैसा इंडिया में लेकर के आ रहा है, ये पैसा कभी भी टैक्स हुआ है क्या? दैट्स अ पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। अब मुझे बात बताइए, जस्ट बिकॉज ये पैसा कहीं टैक्स हुआ नहीं और आप इसे इंडिया में लेके आ गए, क्या इंडियन गवर्नमेंट को राइट मिल गया इसे टैक्स करने का? सोच के देखिए ना। क्या वो इंडिया में अक्रू हुआ था? नहीं। क्या वो इंडिया में रिसीव हुआ था? इट वॉज ब्रॉट टू इंडिया।
यस, इफ इट इज अ पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम विच इज ब्रॉट टू इंडिया, अनटैक्स मतलब ऐसी इनकम जिस पे टैक्स हुआ ही नहीं, या तो सामने वाली कंट्री ने लिया ही नहीं, या आप किसी तरीके से मैनेज करके वहां के कोई टैक्स लूपहोल को समझने का, ऐसी इनकम इंडिया में ला लेते हैं, डज नॉट मीन्स कि अब इंडिया का चांस है उसको टैक्स करने का, है ना। जस्ट बिकॉज पास्ट में वो अनटैक्स रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब इंडिया को चांस मिल गया उसको टैक्स करने का। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया, दुबई में फ्रेंड था, आफ्टर 10 years कहां आ जाता है, इंडिया में आ जाता है, इसके साथ कमाए हुआ पूरा पैसा कहां आ जाता है, इंडिया में आ जाता है, नॉट टैक्स्ड इन इंडिया। और आपको पता है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, पूछो क्यों? अरे इसी चक्कर में तो जितने प्रवासी भारतीय है वो इंडिया में आकर के अपना पैसा वापस री इन्वेस्ट कर पाते हैं। ये चैनल ओपन रखा गया है जानबूझ करके, चाहते तो इसको टैक्स कर देते, पर इस चैनल को ओपन रखा गया है क्योंकि जितने भारतीय बाहर गए हैं ये कभी ना कभी तो लौट के आते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा पैसा, अच्छा कैपिटल बनाने के बाद दे कम बैक हियर, दे कम बैक हियर। मेरे दो दोस्त हैं, जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लग जाती है, यस, और सब कुछ क्लोज हो जाता है फॉर ऑलमोस्ट 2-3 months, यस, वो लोग लिटरली इंडिया में आ जाते हैं, वो लोग लिटरली इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में आकर के मस्त 2-3 महीने रहते, इन्वेस्ट करते रहते, दे पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम, अब उनको वहां टैक्स लगता ही नहीं, वो यहां आ जाते। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इसीलिए अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अंदर में वो क्या था बेटा, नील। यस, एक बच्चे ने मेरे से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा, मुझे सवाल अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। सवाल ये है, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट टॉपिक ही है, यहां से एग्रीकल्चर को लिंक भी कर देंगे। सपोज कर लीजिए अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आती है, इसी के नीचे लिखिए एग्रीकल्चर इनकम, इसी के नीचे लिखिए एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, उसके अंदर दो पार्ट बनाइए, फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया। उसी के अंदर दो पार्ट बनाइए, फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया। बराबर। अच्छा जी, फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अब आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम इंडिया, इज इट टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? पक्की बात है, तो एग्जम्प्ट रहेगी तो रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट सभी के लिए एग्जम्प्ट रहेगी, तो फ्रॉम इंडिया के नीचे लिखो एग्जम्प्ट। यस बेटा। नेक्स्ट, अगर ये फॉरेन से आ रही है, अब आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में एग्जम्प्ट करवाना है तो उसकी वन ऑफ द कंडीशन क्या थी, दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर फॉरेन से एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो क्या ये टैक्स होनी चाहिए इंडिया में? यस। सो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम के नीचे लिखिए टैक्स्ड इन इंडिया। सो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अगर अगर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल होता, रिसीव्ड इन इंडिया, आरओआर में भी टैक्स करते, आरएनओआर में भी टैक्स करते, एनआर में भी टैक्स करते, से यस। यस, यही एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल रिसीव्ड इन नेपाल, आरओआर में टैक्स करते, एनआर और आरएनओआर में डैश कर देते। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। एक और बच्चा है वो पूछ रहा है, सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? ऑब्वियसली, अगर क्वेश्चन तुम्हें टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सारी इनकम निकालने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम लिखो, इसमें से क्या माइनस कर दो, डिडक्शन, तो क्या बन जाएगा बेटा, टोटल इनकम। यस बेटा, यस, दैट्स इट। यहां पे आपके ये भी खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। मजा आया बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस? अगर आप देखेंगे एक चीज को, मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस को जानबूझ करके ना थोड़ा सा स्लो लिया। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेक्शन 6 के बाद 7, 8, 9 तक के कभी पहुंचते ही नहीं। पर मैं यहां पे जितने बच्चे उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप श्योर हैं इन सेक्शंस के बारे में कि यहां पे लिखा क्या है? चलो जी, बहुत बढ़िया। आते हैं एग्रीकल्चर इनकम, गिव द नेक्स्ट हेडिंग एग्रीकल्चर इनकम। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एग्रीकल्चर इनकम।
जस्ट 2 मिनट, मैं ड्राइव ओपन कर रहा हूँ। चलिए, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हमें जितना पता है एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? पक्की बात, वो सेंटर के पास नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट, से यस। अच्छा जी, एग्रीकल्चर इनकम जो है ये कहीं डिफाइंड है क्या? क्या एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड है? आ जाओ जी। अगर आप देखेंगे, वी आर स्टार्टिंग अप विद द थर्ड चैप्टर इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। बहुत छोटा सा है, आज ही चालू होगा एंड आज भी खत्म भी हो जाएगा, जितने देर बची है उतने में, आप सभी को पता है। इसमें से अगर कोई चीज काम की है तो वो क्या है? दो ही चीजें, पहला टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, दूसरा आपका मेथड ऑफ एग्रीगेशन। यानी लॉजिकली आपका पेज नंबर सेकंड का ये वाला जो पार्ट है, पेज नंबर सेकंड का ये वाला जो पार्ट है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर में। यस सर, कितने मार्क्स को पूछा जा सकता है? सर ब्लैक स्क्रीन है, ओके, अब भी स्क्रीन चेंज करता हूं। सर कितने मार्क्स को पूछा जा सकता है? हार्डली 2 से 4, उससे ऊपर का ये है नहीं। हार्डली पूछा जाएगा तो कितने मार्क्स के लिए? 2 से 4। आइए, चालू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन है जो आपसे कह देता हूं, डोंट केयर व्हाट दे थिंक। एक बात समझिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, मुझे बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। कई बच्चों को यहाँ पे देखता हूँ जो आके बैठे पर अचानक से कहीं खो जाते हैं। मैं जानता हूँ ये जो रिजल्ट होता है ये हमें बार बार पास्ट में लेके जाता है, हमें बार बार ये सोचने में मजबूर कर देता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ जीवन में, मेरे को सच में ये करना है। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर देते हो, और ये सेल्फ डाउट इसलिए है क्योंकि तुम्हें मन में कहीं ना कहीं एक फियर है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई वॉज सो ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज सच अ गुड पर्सन, बट मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जीवन के अंदर में। हाइट तो तब हो गई जब हमारे घर वाले ही हमको नहीं समझ पा रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। यस, देखिए एक बात समझिए, डोंट केयर व्हाट दे थिंक। बिल्कुल मत सोचिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी एज अ टीचर जब पढ़ाते हैं, सोचिए कितनी अजीब, मैं ही नहीं, भारत का कोई भी टीचर जब जाता होगा तो आप सोच के देखिए कितनी अजीब व गरीब चीजें होती होंगी। हम यहाँ पे खड़े हैं, कितनी निगाहें देख रही है एक साथ। अगर यहाँ पे 100 बच्चा भी खड़ा है, करीब 200 आंखें मेरे को देख रही है, राइट? अभी कौन किस लॉजिक से देख रहा है? कौन नहीं, आप बात समझिए, कौन किस लॉजिक से देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, राइट? कोई बोलता है बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कोई बोलता है क्या बकवास पढ़ाया, क्या किया। अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एन आइसक्रीम सेलर। आइसक्रीम सेलर ना सबको खुश कर सकता है, यू आर नॉट एन आइसक्रीम सेलर। अभी अगर मुझे एक बात बताइए, आप सबका प्यार मिला, इस बार पूरे भारत का सबसे बड़ा फेस टू फेस का बैच मुझे लेने का चांस मिला, 1200 बच्चे एक बैच के अंदर में। अभी जो रिसेंटली बैच खत्म किया था उसके अंदर में देयर वाज 1200 स्टूडेंट्स जिनको मैं एक साथ फेस टू फेस पढ़ा रहा था, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। अब आप मेरे को सोच करके बताइए, लॉजिकली सोच करके बताइए, क्या ऐसा होगा कि पूरा 1200 बच्चा खुशी हुआ होगा? ऑब्वियसली नॉट। यस, अब जिसका कुछ मिस हुआ होगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और अचानक से वो आके बैठा, वो क्या बोलेगा मालूम है? क्या पढ़ा रहा मोटा, इसको तो भी समझ में आ रहा क्या? घंटा क्या पढ़ा रहा, टाइम वेस्ट कर रहा पागल आदमी। समझ में आ रहा है? कुछ बोलेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ बोलेंगे शानदार, कुछ फैन बन के जाएंगे, कुछ गाली दे के जाएंगे। लोग तो हर तरीके के होंगे ना मेरे भाई, पर तू किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या? आंसर इज नो। अगर तुझे तेरे लक्ष्य पे पहुंचना है, मैंने कभी सोचा था कि शायद पुणे का किसी दिन मैं सबसे बड़ा बैच लूंगा, जब वो ड्रीम पूरा होते दिखता है ना, तो फिर आप बात समझो, फिर ये सब वेस्ट लगता है। फिर वो भी बात ध्यान में आती है मेरे को, जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया था और 2 बच्चे थे, 2 बच्चे में से एक बच्चे ने रिफंड मांगा था, कौन कौन सी हरकतें करता है लेक्चर में। मेरे को वो भी दिन याद आता है, जब मैंने खाली बेंचेस को बैठ करके भी पढ़ाने की प्रैक्टिस की है।
कि कोई नहीं था और लेक्चर 2 घंटे बाद है, पहले प्रैक्टिस कर लो, अचानक से बच्चा जब आएगा। क्यूरोसिटी हर एक को होती है, एग्जामिनेशन हर एक का होता है, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, हमारा ओरल होता है। यस, पर एग्जामिनेशन तो सबके लिए है ना मेरे भाई। एक माँ भी रोज जब खाना बनाती है वो ये एक्सपेक्टेशन से बनाती है कि बच्चा एंड में बोलेगा ये अच्छा बना या बुरा। मतलब एग्जामिनेशन से हम सब गुजरे। और एक बात याद रख, वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल। ये मानोगे या नहीं मानोगे? आप या मैं, हम सब एक ही गेम में, हम सिर्फ डिफरेंट लेवल पे घूम रहे हैं। यस, मैंने गेम आपसे पहले स्टार्ट किया था, इसी के लिए कुछ लेवल्स अप हूं। मेरे से पहले किसी और ने किया होगा, वो उससे अप है। और शायद कोई जो फाउंडेशन वाला है वो तो सोच रहा होगा भाई मेरे को बस इंटर में पहुंचा दे। मतलब आप ये सोचो ना, आप ये सोच रहे हो, 1 मिनट के लिए सोच के देखना, जो फाउंडेशन वाला बच्चा है, आपको नहीं लगता उसकी दिली ख्वाहिश है कि आप जहां बैठे हो वहां बैठे? मतलब कोई आप बनने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको देख करके सपना बुन रहा है। कोई जो बच्चा होगा ना आपके यहाँ का 10th 12th वाला, वो आपको देख करके मोटिवेशन ले रहा होगा कि यार ये पास कर गया, इसको तो मेरी मम्मी झंडू बोलती थी, इसको तो मेरी मम्मी झंडू बोलती थी, ये साला कैसे पास कर गया? सीए के सेकंड लेवल पे है भाई। सोच के देख, गलत नहीं बोल रहा हूं, पर जब तू फाउंडेशन में था, तुझे नहीं लगता इंटर में रहना तेरे लिए सपना था? और जब तू इधर था, तू सोच के देख, क्या तुझे नहीं पता था कि ये कोर्स क्या लेवल की इंटेंसिटी दिखाता है? पता था या नहीं पता था? तू एक बात बता, तुझे पता था यहाँ पे अटेम्प्ट लगना एक बहुत कॉमन बात है, पता था या नहीं पता था? एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगना भी बहुत कॉमन बात है, पता था या नहीं पता था? तो आज जब वो लग गया है तो इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? यू डोंट नीड टू बिहेव, यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक सच। ठीक है, 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, क्या फर्क पड़ रहा है यार? किसी को शायद 6 लगे होंगे, किसी को 2 लगेंगे, किसी को 1 लगेगा, कोई फर्स्ट गो में निकल जाएगा, किसी को भयानक इजी लगेगा, किसी को भयानक हार्ड लगेगा। बट एक बात देखो ना, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम अपना सीए कंप्लीट करोगे, सूनर और लेटर, कोई 21 में कंप्लीट करेगा, कोई 22, कोई 25, कोई 26, कोई 27, चलो लेट्स अज्यूम, हर एक की सिचुएशन को समझते हुए 27 साल में भी जो सीए कर रहा है उसको डिग्री तो वही मिलेगी जो 21 को मिलेगी। पर तुम ये सोचो, 21 वाला ने जिस पे पैकेज पे चालू किया होगा, इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते जब तुम 27 पे करोगे तो तुम्हारा पे पैकेज भी तो लगभग उतना ही आ जाएगा। अग्री करोगे नहीं करोगे इस बात को? अभी मेरे को एक बात बताओ, लॉजिक समझ, अगर ये लॉजिकल है तो तू बोल। 21 में किसी ने कंप्लीट कर लिया, सोच, और तूने कंप्लीट किया 24 में, 3 साल बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से बाय डिफॉल्ट में जो तेरे को पैकेज मिलेगा वो लगभग उतना ही होगा जितना उसने 21 से चालू करके प्रमोशन लेके आया होगा। यस, फर्क क्या है? उसने 3 साल कमाया, उसने सिर्फ कमाया, पर वो 3 साल उसने पूरे 365 दिन ऐसी तैसी भी तो करवाई। पर वो 3 साल तुमने भी क्या किया? लाइब्रेरी में किसी को पढ़ाया, क्लास में देखा। अबे ये भी तो मजे है ना जीवन के। आंखों की संतुष्टि उसको मिल पाई होगी? नहीं, पर तूने ली। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। तुम्हारा समय के हिसाब से लगा, थोड़ा सा चिल करो भाई, इतना कुछ नहीं है, राइट? और दूसरा, कोई अगर आकर के तुमको नर्वस करने की कोशिश करे, तुमको ये करने की कोशिश करना कि तेरे को तो ये हो गया, तेरे को तो टाइम लग गया था, ऐसा ऐसा ऐसा, उसको ना ठीक है ना यार, आई हैव जस्ट एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। ये भी कहाँ सबको मिलती है? ये सुनो, ये भी कहाँ सबको मिलती है कि हर एक के नसीब में तहखाने नहीं होते। बात समझना, हर एक के नसीब में तहखाने नहीं होते। आपको जिस तरह का समय मिल रहा है उस तरह के हर एक के पास खजाने नहीं होते। क्यों रुकता है इतनी से छोटे छोटे ब्रेकर्स पे? हर एक के पास हवाई जहाज तो नहीं होते, हर एक के पास नहीं होते ना। अबे ठीक है, मंजिल तक तो पहुंचेंगे, किसी ना किसी तरीके से पहुंचेंगे, कभी रेंग के पहुंचेंगे, कभी भाग के पहुंचेंगे, कभी पहुंचेंगे, कोई ना कुछ तो हो जाएगा यार। देख, इतनी बात तो तू समझ के चल, तू जिस कोर्स में है ना, इसका फेल हुआ भी ना बच्चा ये लाइफ में बहुत अच्छा ही करता है, क्योंकि उसको यहां तक के ना पैसा तो समझ आ ही जाता है। समझ लेना बात को। सो इट्स ओके, अंडरस्टैंड। कोई क्या कहने वाला है तुम ये मत सोचो, तुमको जो सही लग रहा तुम वो करो, और किसी दिन तुम इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे कि लोग तुमको सच में एडमायर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ओनली वन थिंग मैटर्स, जो लोग तुम्हारे पास देखना चाहते हैं वो है क्या। समझ में आ रही है बात? बस काम खत्म। सो आइए,
खेती करते हैं, आई मीन एग्रीकल्चर इनकम करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम क्या डिफाइंड है? यस जी डिफाइंड है, 2(1)(a) के अंदर में डिफाइंड है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(1), बट इनकम टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बाय एंट्री नंबर 46। यस, अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो इससे रिलेटेड खर्चे अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। पहला वो बोल रहे हैं एनी रेंट और एनी रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम आ रही है तो ये टैक्सेबल है इंडिया के, सॉरी एग्जम्प्ट है इंडिया के अंदर में। दूसरा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से कोई इनकम आ रहा है तो ये भी क्या है बेटा? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तीसरा, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस फार्म लैंड, फार्म हाउस से कोई इनकम आ रही है। सर फार्म हाउस से कौन सी इनकम आती है? अगर आ रही है तो अगर फार्म हाउस को रेंट पे देके कोई इनकम आ रही है एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इनकम इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। चौथा, इनकम फ्रॉम नर्सरी सैंपलिंग सेडलिंग, ये भी कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम। पूछेगा नहीं है कभी भी, याद रखिएगा, ये पहले वक्त पढ़ते वक्त बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बाद में ये नहीं पूछा जाता। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन। व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन? अभी जो वर्ड था ये बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड वर्ड था क्योंकि वर्ड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एक्ट में डिफाइंड नहीं था। तो कौन कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, इसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ। एक केस बना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट राजा बिनोय सहाय। कौन सा केस? राजा बिनोय सहाय। सो राजा बिनोय सहाय के केस में कोर्ट ने क्या दिया? गाइडलाइन दी। कोर्ट ने क्या दिया? गाइडलाइन। कोर्ट कहता है अगर कोई एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में एंगेज्ड है, इस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। अगर कोई एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में एंगेज्ड है, इस इनकम को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। वेट, सिर्फ बेसिक ऑपरेशन मतलब क्या? बेसिक ऑपरेशन मतलब ऑल सच एक्टिविटी प्रायर टू जर्मिनेशन। यस, पेड़ कि कली उगने से पहले की जितनी भी एक्टिविटी की गई है, अगर उन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व थे तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? बेसिक ऑपरेशन। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने से पहले अगर आपने एक्टिविटी की है और उसके बाद पेड़ उगा तो उस पेड़ के कटने के बाद की जितनी इनकम है, सब इनकम कौन सी बनेगी? एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई एसएससी सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब मान लीजिए आपने क्या किया? पैडी निकाल दिया, राइट, उसके बाद में उस धान से राइस बनाया, तो ये कौन सी इनकम हो गई? सब्सिक्वेंट इनकम हो गई। ये इनकम पीजीबीपी मानी जाएगी। तो मान लीजिए आपके घर के अंदर में अगर क्या है बेटा, आपका राइस मिल है, पोहा मिल है, तो क्या होता है बेटा? धान आता है। धान आप किससे खरीद रहे हो? फार्मर से। आप इस धान को साफ करके पोहा या चावल बना करके बेच रहे हो, आपकी इनकम पीजीबीपी मानी जाएगी, वो एग्रीकल्चर नहीं है। तो अगर एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में है तो एग्रीकल्चर इनकम, सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में है तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अगर बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में है तो इसे हम क्या मानते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम। यस, अच्छा जी सर। यहां के बाद अब आते हैं यहां पे कंपोजिट एग्रीकल्चर इनकम। यहां से इंपॉर्टेंट है नीचे तक का। अभी तक जितना भी पढ़ा एग्रीकल्चर में ये कोई काम का नहीं, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कई एसएससी थे जो दोनों चीजों में इन्वॉल्व थे, मतलब उगाना भी और बेचना भी। स्पेशली अगर मैं बात करूं टी, कॉफी एंड रबर बिजनेस इन इंडिया। टी, कॉफी और रबर बिजनेस में क्या होता है मेजरली? अब जैसे अगर हम टाटा टी के बिजनेस को समझे तो टाटा टी के बिजनेस को अगर आप समझोगे तो वो किस तरीके से वर्क करता है। पहले वो चाय के बागान उनके खुद के भी है, वो उगाते भी है, फिर चाय को अलग अलग तरीके से साफ भी करते। कुछ चाय विथ लीव्स बेची जाती है, कभी आपने देखा है? रेड लेबल ग्रीन टी विथ लीव्स। यस, कुछ नॉन डस्ट चाय होती है, कुछ डस्ट चाय होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वेरियस फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे कॉफी के भी कितने फॉर्मेशन है बताओ जल्दी। हाँ जी, कॉफी लवर्स ओवर हियर, कौन कौन से? एक नॉर्मल कॉफी, एक रोस्टेड, एक ग्राउंडेड। अच्छा, ऐसे अलग समझ गए ना तुम मैं क्या बोलना चाहता हूं? कॉफी के भी, बाकी अपन तो चाय वाले हैं तो अपने को तो ये फर्क समझ आता नहीं। यस, पता नहीं क्यों को लोग कॉफी पीते रहते हैं, चाय में तो इतना मजा है ना? पॉइंट समझिए। अब
टी, कॉफी और रबर के केस में ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि कितना एक्टिविटी एग्रीकल्चर माना जाए और कितना एक्टिविटी नॉन एग्रीकल्चर माना जाए। तो इनकम टैक्स ने सबसे पहले रूल नंबर 7 एंड 8 निकाला। इनकम टैक्स ने सबसे पहले रूल नंबर 7 एंड 8 निकाला और उन्होंने इस रूल को निकाल करके क्लियर कट बाइफर्केशन दे दिए कि कितनी एक्टिविटी एग्रीकल्चर मानी जाएगी, कितनी एक्टिविटी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। यस, ये रूल तभी एप्लीकेबल है व्हेन एसएससी इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। अगर एसएससी सिर्फ ग्रोइंग में है, प्योरली एग्रीकल्चर इनकम। अगर एसएससी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, प्योरली पीजीबीपी। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बिटवीन पीजीबीपी एंड नॉन पीजीबीपी। पहला, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर को लेटेक्स भी कहा जाता है। 2 बार इंस्टीट्यूट ने रबर की जगह वर्ड लेटेक्स यूज किया। यस, 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर। परसेंटेज याद रखने हैं, 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी ग्रोन एंड कर्ड 75-25। अगर कोई कॉफी ग्रोन है एंड कर्ड है तो वो 75-25 के रेशो में, 75 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड, अगर आप कॉफी को रोस्ट भी कर देते हैं तो बिजनेस पोर्शन ज्यादा आ जाता है, बिजनेस पोर्शन को 40%, एग्रीकल्चर पोर्शन को 60%। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, चाय 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 60 एंड 40 रखा गया है। ये परसेंटेज याद रखना होगा। अब हुआ क्या, जब टी, कॉफी और रबर के केस में क्या किया उन्होंने, अलग अलग कर दिया। टी, कॉफी एंड रबर का केस उन्होंने क्या कर दिया बेटा, अलग अलग कर दिया। तो सब लोग उठ करके आ गए, पूरा इंडस्ट्री उठ करके आ गया कि हम भी ग्रो एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सोयाबीन वाले उठ करके आ गए, सोयाबीन वाले बोले हम भी तो सोयाबीन फ्लावर से सोयाबीन ऑयल बना रहे। यस, गुलाब जल वाले आ गए, हम भी तो गुलाब गुलाब जल बना रहे, गुलकंद बना रहे, गुलाब की अगरबत्तियां बना रहे है। तो इसमें भी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ना ब्रो। यस, तो अब सब आ गए, भैया बोल रहे हम भी उगा रहे, हम भी बना रहे। यस, तंबाकू, जो तंबाकू बना रहे बोल रहे उगा तो हम भी रहे, बेच तो हम भी रहे, हमारा क्या। गवर्नमेंट ने बोला अगर हम साला ऐसा करते बैठेंगे तो इस पर तो डिस्प्यूट और बढ़ जाएगा। यस, आएंगे वो डिस्प्यूट करेंगे, नहीं नहीं हमारा एग्रीकल्चर पोर्शन ज्यादा है, नहीं नहीं हमारा बिजनेस पोर्शन ज्यादा है। गवर्नमेंट ने ये 3 को देकर के वो थक गए और बाकी सारे एक्टिविटी के लिए ये निकाल दिया। 3 के लिए ही सिर्फ उन्होंने क्लियर बाइफर्केशन दिया और बाकी सब के लिए उन्होंने क्या निकाल दिया, रूल निकाल दिया कैसे आप टैक्स करेंगे। जरा इधर देखिएगा, सपोज मैंने सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल बनाया या फिर शुगर केन से शुगर बनाया, बराबर है, ध्यान से समझते हैं। पहला, अगर मैंने शुगर केन उठा के डायरेक्टली बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, इनकम एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर, प्योरली एग्रीकल्चर। यानी अगर मैं इसे डायरेक्टली सेल कर देता हूं तो सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मेरा स्टेट एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। अरे एवरीबॉडी, अगर मैं डायरेक्टली बेच देता हूं तो जितना मैंने बेच दिया ये मेरा प्योर एग्रीकल्चर इनकम है। यस, अब बचे हुए को मैंने क्या कर दिया, प्रोसेस करके शुगर बना करके बेचा या सोयाबीन ऑयल बना करके बेचा। अब इसमें दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई, एक एग्रीकल्चर उगाने वाली एक्टिविटी, दूसरी इसको बेचने वाली एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई। अगर ऐसा है कि हम प्रोसेस करके सेल कर रहे हैं तो इसमें दोनों कंपोनेंट आएंगे, एग्रीकल्चर इनकम भी और पीजीबीपी भी। इसमें दोनों कंपोनेंट आएंगे, एग्रीकल्चर इनकम भी और पीजीबीपी भी। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अब एक्चुअली आप ही उगा करके अपने ही प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, एक्चुअली आपने मार्केट में सेल किया क्या, नहीं। पर अगर यह मार्केट में सेल होता तो फेयर मार्केट वैल्यू पे सेल होता। सो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एग्रीकल्चर। इन शॉर्ट, फेयर मार्केट वैल्यू को सेल वैल्यू अज्यूम किया गया है। फेयर मार्केट वैल्यू को क्या अज्यूम किया गया है, सेल वैल्यू अज्यूम किया गया है। यस, अब बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे, शुगर बना के आपने शुगर बेची तो शुगर का सेल वैल्यू माइनस यही गन्ना अगर आप मार्केट से खरीदते तो फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदते, परचेज प्राइस की जगह फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया उसी प्रोड्यूस का। इन शॉर्ट, जो यहां यूज किया वही हम यहां पे क्या कर रहे हैं, माइनस। तो यहां यूज किया वही हम यहां पे क्या कर रहे हैं, माइनस। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, पीजीबीपी। यहां पे लिखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, विज्जू sugars produces sugar after
processing. 60% of sugar grown is sold directly for rupees 9 lakh. Cost of cultivation for 60% was 5 lakh. Balance 40% was sold after processing. इसको शुगर की जगह शुगर केन कीजिए. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस 5 lakh. Cost of cultivation 3 lakh. Sale value of sugar 9 lakh. Expenses on sale 50,000. बोलो जी. क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना परसेंट डायरेक्टली सोल्ड हुआ? तो जो डायरेक्टली सोल्ड हुआ, जो मेरा बच्चा डायरेक्टली सोल्ड हुआ, वो तो प्योरली एग्रीकल्चर इनकम बनेगा. यानी क्या मैं बोल सकता हूं 9 लाख माइनस 5 लाख, 4 लाख इज योर एग्रीकल्चर इनकम. अरे एवरीबडी, यस. 9 lakh being sale value, 5 lakh being cost of cultivation. तो जो डायरेक्टली सेल हुआ वो एग्रीकल्चर इनकम बन गया. अब बैलेंस जो सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग हुआ, सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग हुआ, एक इनकम बनेगी या दो तरीके की इनकम बनेगी? एग्रीकल्चर इनकम एंड पीजीबीपी. व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस? 5 lakh. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन? 3 lakh. Again 2 lakh becomes your agriculture income, no? What is sale value? 9 lakh. यही प्रोडक्ट मार्केट से लेते तो कितने में मिलता? 5 lakh को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोल दूं, 50,000 एक्सपेंसेस ऑन सेल्स. बोलो बेटा कितना? Is it 3,50,000? So agriculture income is equal to 6 lakh. Non-agriculture income is equal to 3.5 lakhs. खत्म. बहुत हार्ड. झालं भाऊ. तो अगर टी कॉफी रबर रहता तो अमाउंट को हम अकॉर्डिंगली परसेंटेज क्या कर देते? डिवाइड कर देते. यस. अगर टी कॉफी रबर नहीं है, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं वापस. अगर टी कॉफी रबर नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा? अदर प्रोडक्ट्स के लिए हम कंपोजिट इनकम वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे. अदर प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा? कंपोजिट इनकम वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे. चलिए आ जाते हैं लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, मेथड ऑफ एग्रीगेशन, मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन. पहला दो क्लियर है मालिक सभी को? पक्का? स्पीड तो नहीं गया मैं? चलो.
मेथड ऑफ एग्रीगेशन, मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग हेड्स पे कूद जाएंगे। आता कसं वाटते हैं? ठीक है ना? पहला हेड कौन से करने की इच्छा है? पीजीवीपी करना है सर, है ना? ऐसा ऐसा जरा अपना ऐसा स्क्रीन लेकर के ऐसा सेल्फी में देखो ना एक बार, पीजीवीपी पढ़ने लायक ही है क्या अभी तुरंत में अपनी? अच्छा, फिर क्या करना चाहिए हमने? एचपी। एचपी तो नहीं, एचपी नहीं, सैलरी थोड़ा ठीक है। यस, या तो सैलरी लो, या तो कैप गेन्स लो, या तो पीजीबीपी लो, या तो टीडीएस लो। टीडीएस चालू करते, मैं क्या बोलता हूँ, टीडीएस थोड़ा ज्यादा अच्छा, पहले टीडीएस चालू कर लेते। अरे पीजीबीपी चालू करने में रेडी हो तुम, टीडीएस नहीं, कैसे लोग हो यार? पहले टीडीएस कर लेते। चलो, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। टॉपिक से हट करके 2 मिनट बात कर लेने का, बच्चा इधर उधर भटक जाता, फिर वापस लाने का उसको। टीचिंग मेथड्स में इसे आइस ब्रेकिंग्स कहते हैं। यस, फालतू के टॉपिक में घुमाने का, वापस लेके आ जाने का। करना तो वही है जो मेरे मन में। ऐसा पूछ करके क्या कर लेने का, जबरदस्ती उसका ध्यान मटका के ला लेने का। उसको ऐसा लगता हाँ इंपॉर्टेंस दिया। करना तो वही है ना जो मेरे को करना। चलो इधर, मेथड ऑफ एग्रीगेशन, मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। देखिए हुआ क्या, जब सरकार एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट कर रही थी, लॉजिक समझना इस कॉन्सेप्ट के पीछे। यस, लॉजिक समझना इस कॉन्सेप्ट के पीछे। सर जब सरकार एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट कर रही थी, सरकार का ऑब्जेक्टिव था उन लोगों की इनकम को एग्जम्प्ट करना जो प्योरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, उन लोगों की इनकम को एग्जम्प्ट करना जो प्योरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है। अब देखिए कई अमीर लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप दर्शन खरे हो गए या अभिषेक जावरे हो गए, अब ये अमीरी की लेवल से ऊपर जा चुके हैं, आप बात समझ रहे हो ये लोग? ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, दिन भर क्लास लेते, क्लास लेने के बाद अपनी इनकम को एग्जम्प्ट करवाने के लिए ये सोचते हैं कि क्यों ना हम एक एग्रीकल्चर का पट्टा ले लें और अपने को जो मनी आ रहा है वो एग्रीकल्चर के रूट से दिखाए। तो अब मुझे बताइए, दर्शन सर ने क्या किया, एक खेत ले लिया। कहाँ लिया मेरे को नहीं मालूम, कि इधर पुणे के पास पुरंदर है उधर लिया, मेरे को नहीं मालूम, मैं इसे बता रहा हूं मार्केट में ऐसा होता है ना? अब सपोज उन्होंने ऐसा 9 एकड़ ले लिया, बराबर है। अब उन्होंने मान लो ये 9 एकड़ खेती ले लिया और उसको लिख दिया वहां पे वाओ फार्म्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। सो उन्होंने लिख दिया ऐसा वाओ फार्म्स, बराबर है। अब पॉइंट समझिए हुआ क्या, ये आदमी क्या करता, बच्चों की जो ऑनलाइन फीस आती वो टीचिंग में दिखाने के अलावा ऑप्शन ही नहीं। जो कैश फीस आती ये क्या बताता, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच के आया। वहां उस फार्म हाउस में वो कुछ नहीं करता था, आई मीन टू से एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करता था, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करता था। बाकी जो करे उसका आपने वो क्या, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहा था। यस, सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करता था, बट जो कैश आती थी बच्चों की तरफ से एडमिशन की वो दिखा देता था, किससे आई है, एग्रीकल्चर से। और वो ये सोचता था अच्छा टीचर है और एग्रीकल्चर से भी पैसा कमा रहा है, बढ़िया। समझ में आ रहा है हाँ या ना? समझ में आ रहा है यस और नो? सो पॉइंट क्या था, अब सोचिए जो व्यक्ति है, अगर ये लोग क्या करते थे, या डॉक्टर्स हो गए, ये लोग पैसे कमाते और पैसे कमा के एग्रीकल्चर में डाल देते। होता ये कि जो कैश कंपोनेंट होता था, ये कैश कंपोनेंट लोग क्या दिखाते थे, एग्रीकल्चर से आया और उसको एग्जम्प्ट करवाने की कोशिश करते थे। अब ऐसा होता था, दैट वाज अ प्रैक्टिस। सरकार को समझ में आ गया कि ये प्रैक्टिस चल रही है, कि लोग क्या कर रहे हैं, जो प्योर एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है वो भी आकर के हमारे इस प्रोविजन का बेनिफिट लेकर के जा रहे हैं। सब सरकार ने क्या कहा, एक मेथड ऑफ एग्रीगेशन डाल दिया। अगर आपकी इनकम प्योरली एग्रीकल्चर से है, आप पे टैक्स ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और आपकी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो क्या सरकार इतनी बेवकूफ है कि उनको समझ नहीं आएगा कि आपका मेन बिजनेस अदर्स है, एग्रीकल्चर नहीं है? ऐसे केस में क्या सरकार आपको बेनिफिट देना चाहेगी? नहीं। तो ऐसे केस में मेथड ऑफ एग्रीगेशन लगाया। सो मेथड ऑफ एग्रीगेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के ऊपर एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है? जब एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस, रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में लिखो मेथड ऑफ एग्रीगेशन।
रजिस्टर में लिखो मेथड ऑफ एग्रीगेशन, डन। मेथड ऑफ एग्रीगेशन, उसके नीचे लिखो एप्लीकेबल टू आई ऑब्लिक एच यू एफ, आई ऑब्लिक एच यू एफ ऑब्लिक एओपी बीओआई एजेपी। आई समझा ना? डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एप्लीकेबल इफ AI exceed 5,000, applicable if AI exceed 5,000 and other income exceed BEL. Agriculture income exceed 5,000, other income exceed basic exemption limit. Done. चलिए, अब ऐसे केस में अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और आपका अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख अकॉर्डिंगली, तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है ये बदल जाता है। क्या बदल जाता है बोलो जल्दी से? टैक्स कैलकुलेशन है ये बदल जाता है। अब टैक्स कैलकुलेशन में क्या बदलता है? टैक्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है। उसी के नीचे लिखिए स्टेप नंबर 1, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मैंने बोला तो था स्क्रीन ऑफ है, लगा रहा हूं वापस को। स्टेप नंबर 1 एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप नंबर 2 टैक्स ऑन स्टेप 1, टैक्स ऑन स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को मिक्स कर दीजिए, उस पर जैसे आप टैक्स निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही टैक्स निकालिए। स्टेप नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। स्टेप 4 टैक्स ऑन स्टेप 3, डन। स्टेप नंबर 5 डिफरेंस ऑफ टैक्स 2 - 4, नेक्स्ट स्टेप एड सरचार्ज रिबेट और सेस इफ एनी। सरचार्ज रिबेट और सेस इफ एनी। स्टेप 7 फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, स्टेप 7 फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। इज दैट डन? चलो जी आते हैं इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए मेरे साथ बनाइए स्टेप नंबर 1। क्या स्टेप नंबर 1 था? एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों मिला के 5 लाख। यस। स्टेप नंबर 2 टैक्स ऑन स्टेप नंबर 1 12,500। बेटा 5 लाख तक के टैक्स क्या आता है? 12,500। एवरीबॉडी। स्टेप 3 बोलो बेटा, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3,50,000। स्टेप 4 टैक्स ऑन स्टेप 3 3.5 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख माइनस करना पड़ेगा। 1 लाख का 5%, इज इट 5,000?
yes or no? Step 5, step 2 माइनस स्टेप 4, 12,500 माइनस 5,000, इज इट 7,500? अगर आप देखें, हम यहां पे एग्रीकल्चर इनकम को डायरेक्टली टैक्स नहीं कर रहे, पर इनडायरेक्टली वो टैक्स हो ही रही है। स्टेप 6, एक सवाल है, क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? चलिए रिबेट के कंसेप्ट पे चलते हैं। एसएससी शुड बी, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम, नॉर्मल प्लस स्पेशल, स्टॉप। टोटल इनकम, जब हम टोटल इनकम निकालते हैं, एग्जम्प्ट इनकम उसमें काउंट होती नहीं, तो आपकी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी इस प्रॉब्लम में? 4 lakhs। क्या रिबेट मिलेगा? यस, पूरा 7,500 रुपए का रिबेट मिल जाएगा ब्रो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। स्टेप 7, टैक्स नील। नीचे लिखिए माय नोट, नीचे लिखिए माय नोट। रिबेट के लिए जब टोटल इनकम काउंट करते हैं, रिबेट के लिए जब टोटल इनकम काउंट करते हैं, तब एग्जम्प्ट इनकम काउंट नहीं होती। रिबेट के लिए जब टोटल इनकम काउंट करते हैं, तब एग्जम्प्ट इनकम काउंट नहीं होती। हेंस यहां टोटल इनकम 4 लाख ही पकड़ी जाएगी, यहां टोटल इनकम 4 लाख ही पकड़ी जाएगी। And that's why rebate is available. And that's why rebate is available. डन है बच्चा? बहुत हार्ड? ऐसे कैसे? एक और, एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख। निकालो फटाफट। जितने भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन में हैं, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिख रहा है, प्लीज टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कल संडे है और हाँ, हम कल लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर का टाइम क्या होगा वो मैं आपको इवनिंग में बता पाऊंगा, तो आप सभी लोग प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमिंग्स पता चल जाए। कल से हम लोग हेड्स चालू कर रहे हैं। कौन सा हेड? ये सस्पेंस है, ये कल सुबह बताऊंगा। पढ़ना तुमको सब है ना? आंसर एनीवन? 156, 1,56,000। स्टेप नंबर 1, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इज इट 14 लाख? स्टेप नंबर 2, टैक्स ऑन 14 lakhs। कितना आ रहा है बेटा 14 लाख पे टैक्स? 232,500। एवरीबॉडी? यस। स्टेप 3, 6 plus 2.5, is it 8.5 lakhs? Step 4, tax on 8.5 lakhs.
82 500 स्टेप 5 1,50,000। अब सीधा HEC ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। इज इट 6,000? यस, फाइनल आंसर इज 1,56,000। यस मालिक, यस। सो आपका एक और टॉपिक खत्म हुआ। इट्स द एंड ऑफ डे 5। उसमें से एक दिन तो हमको 30 ही मिनट मिला, तो टेक्निकली दिस इज 4th डे। यस, बट नंबरिंग के हिसाब से 5 होगा। अगर आप देखें तो हमने 3 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, राइट, जिसके अंदर में बड़े पहले 2 टॉपिक थे, बेसिक एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, वो हमारे खत्म हुए, तो बच्चा ही था, राइट। कल हम लोग हेड्स चालू करने वाले हैं। कौन सा हेड और क्या, ये कल सुबह मैं आपको बता दूंगा। आप इवनिंग आप इस वीडियो के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक जो आपको दी गई है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके आपको टाइमिंग्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ही बैच नहीं है, दर्शन सर का भी है, तो हमको आगे पीछे अकॉर्डिंगली टाइम अरेंज करना पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों। जी हाँ, बाकी जैसे कि सब जानते हैं, राइट, ये बैच फ्री है, तो अपने दोस्तों तक के इस वीडियो को पहुंचाना मत भूलिएगा। टेक केयर। ऑनलाइन वालों किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछो, बाकी जितने लोग यहाँ हैं बाय बाय। चलो, कोई डाउट है, पॉइंट है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अखरू या अराइज नहीं होना ना, गेट खुला नहीं, नॉक करना आ जाएगा कोई ना कोई।